नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। करियर बेस्ड प्रोग्राम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए विषय को लेकर आते हैं और एक नए विशेषज्ञ से आपको रूबरू कराते हैं। आज मंजिल कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना काल में हरित आवरण संरक्षण में युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर किस तरह से हो सकते हैं या कैसे पैदा किए जा सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा जी, जो कि एक वनस्पतिज्ञ हैं। इनसे आज हम इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूँ। और डॉक्टर जितेंद्र, नमस्कार सर। आपसे मैं सीधे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि भूमिका बांधेंगे तो हमारे पास क्योंकि आधे घंटे का समय होता है, उसमें फिर काफ़ी बातचीत निकल जाती है। ये जो हम बात करें कि कोविड काल में हरित आवरण संरक्षण के विषय पर कि युवाओं को किस तरह से रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं या किस तरह से रोज़गार दिए जा सकते हैं, जो ग्रीन कवर है ये जो, क्योंकि हम सबको पता है पर्यावरण के बारे में हर एक आदमी जानता है किस तरह से 5 जून को भी अभी जिस तरह से पर्यावरण दिवस मनाया गया, पेड़ पौधे लगाए गए, हर वर्ष लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी स्तर पर होते हैं, कुछ कागज़ों में रह जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमें इसी विषय पर बताएं कि ये जो हरित ये जो आवरण है जी, इसके बारे में आप किस तरह से इसको देखते हैं? हरित आवरण से जो हमारा मतलब है वो हमारी ग्रीनरी, जितना भी हमारा पर्यावरण है हमारे चारों ओर, वो ग्रीन कवर। और जो युवा वर्ग हैं उनको मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन हमारी ग्रीनरी हमारे चारों तरफ रहती है। विश्व स्तर की अगर बात करें, जैसे आपने अभी कहा कि पर्यावरण दिवस बना है और यूनाइटेड नेशंस ने जो है 3R का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें आपका री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, RRR जी। तो अभी तक हम बात करते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जी, जिसमें हम सतत विकास, हर चीज़ को जो है साथ लेके विकास करते जाना है। लेकिन अब दौर है रिस्टोरेशन का। उस चीज़ को हमें दोबारा से जो है रिस्टोर करना है जी। #जनरेशन रिस्टोर युवाओं के लिए मैं जो हमारा लोगो है, और यूनाइटेड नेशंस का भी ये लोगो है। जैसा कि आपने अभी कहा कि हरित आवरण जी, हरित आवरण की अगर हम बात करें तो विश्व का जो भूमंडल का जो हमारा भूस्थल का 75% जो है क्षेत्रफल जो है मानव द्वारा जो है वो छेड़ा जा चुका है, और 25% ऐसा है जो अभी जो है अनकवर्ड है, उसको जो है अल्टर नहीं किया गया किसी तरह से जी। और उसी तरह से अगर हम समुद्र की ओशियंस की बात करें, उसमें भी जो है 65% तक जो है हम मानव जाति का जो है उसमें इंटरफेरेंस है। जी जी जी। इसी संदर्भ में जो हमारा अभी पर्यावरण दिवस जो बना है, उसमें भी जो है ये रिस्टोरेशंस का जो 3R का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसी पे ही जो है ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसी हरित आवरण को जो है संरक्षण और इसके जो बचाव के तरीके उसी पर ये केंद्रित है। डॉक्टर जितेंद्र, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी होंगे फिर इसके, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो आपने हरित इसके बारे में बात की है, इकोनॉमी के बारे में, इसके बारे में युवा वर्ग जो है किस तरह से अपना योगदान दे सकता है? इसमें जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में खासकर आर्थिकी में किस तरह से अपना योगदान दे सकता है हरित आवरण संरक्षण में? जी, हरित जो आवरण की हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट इसके बहुत सारे हैं। अगर हम मान के चलें, फॉरेस्ट हैं, आपके कृषि है, बागवानी है, पशुपालन है, और जो आज जो हमारे जो आप देख रहे हैं जो दौर चल रहा है प्रकृति और मानव जाति के बीच में जो एक पर्दा है, अगर प्लानेट जो हमारा है वो स्वस्थ है तो मानव जाति भी जो है वो स्वस्थ है। लेकिन युवाओं का जो यहाँ पे रोल मैं बताऊंगा आपको, वो है आपने अभी पौधारोपण किया, अभी जो हमारा पर्यावरण दिवस बना, उसके बाद हमारा 8 जून को जो है समुद्री प्रजातियों के संरक्षण की, तो हर दिन जो है विशेष होता है और हम उसको एक सेल्फी के साथ में डिनोट करते हैं कि ठीक है आज हमने एक पौधा लगाया और हमने जो है अपना योगदान दिया। हम युवाओं को बोलें कि आप उसी पौधे के साथ में एक फ़ोटो जो है 1 साल बाद हमें बताएं, उसी आपके जो फेसबुक प्रोफाइल रहता है, तो वो आपका एक योगदान है कि आपका लगाया हुआ पौधा जो है वो
इस लेवल तक जो है बढ़ चुका है। देखिए डॉक्टर जितेंद्र, इसमें जो सरकारें भी है, सरकार भी हमेशा आगे बढ़ चढ़कर इसमें लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से कि आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के अंदर एक बेटी बूटा के नाम से योजना शुरू की गई है, उसमें भी इसीलिए शुरू की गई है ताकि आम लोगों में एक जागरूकता बढ़े, खासकर युवा वर्ग में। जी जी। अब पुरानी उसमें हम आते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स आप बात कर रहे हैं हरित इसके आवरण संरक्षण के बारे में, जो एक आम युवा है वो कैसे इससे जुड़ सकता है? जी, जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर किसान है वो जी, किसान वो खेत तक जो सीमित नहीं है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। और अगर और भी है, वो चाहे आपका पशुधन से जुड़ा आदमी है या वो मत्स्य पालन से जुड़ा है, हर जगह पे जो है हर युवा जो है योगदान दे सकता है जी। वो आपका चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वेजिटेबल साइंस सब्जियां उगा रहा है, या वो पशुपालन कर रहा है, मशरूम कल्टीवेशन कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, और नर्सरी उत्पादन कर रहा है। नर्सरी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है कॉन्सेप्ट है कि वो फॉरेस्ट की नर्सरी हो सकती है, सब्जियों की नर्सरी हो सकती है, फल फूलों की नर्सरी हो सकती है। तो उनके लिए ये एक अवसर है। वो इस जो कंपोनेंट को है, अगर वो एक नर्सरी मैनेजर, अगर हम उसको एक शब्द दे देंगे आप नर्सरी मैनेजर हैं, तो वो युवा जो है एक, हम अभी एग्रीप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जी। और कौशल की बात करते हैं जी। लेकिन जब हमारा युवा अपने आप को एक स्टेटस में कि वो एक नर्सरी मैन है और वो एक नर्सरी मैनेज कर रहा है, एक ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड का वो मैनेजर है, इन्वायरमेंट वो कंसल्टेंट है, इसमें जो रोजगार के भी हमने आपको बताया कि हरित आवरण जो ये आर्थिकी है सर, जो हरित जो आर्थिकी है उसमें आपके इन्वायरमेंट कंसल्टेंट हैं, उसमें रिसर्च पर्सन्स हैं, किसान हैं, बागवान हैं, और जितने भी विश्व स्तर पे आप जो यूनाइटेड नेशन ले लो, आप वर्ल्ड बैंक ले लें, भारत सरकार लो, विश्व के अलग अलग NGOs हैं, और आपने देखा होगा सर हर लेवल पे जो है कृषक मित्र या फिर आपके वन मित्र, इस तरह के लोग नाम जुड़े हुए हैं। और उनका जो है योगदान है। लेकिन जो हमारा युवा वर्ग है वो जो पीछे हटता है, उसका मुझे जहाँ तक कारण लगता है कि वो वाइट कलर जॉब जी। वो जो वाइट कलर जॉब वाला जो कंसेप्ट है, तो वाइट को अगर हम ग्रीन कर दें तो मुझे नहीं लगता कि जब उनकी सोच होगी कि ठीक है हम वाइट कॉलर नहीं, हम ग्रीन कॉलर भी पहन लेंगे, तो हमारा युवा जरूर जो है हरित जो मैं आवरण कर रहा हूँ, पर्यावरण, अगर हम इसको सीधा कहें कि पर्यावरण संरक्षण में और अपनी आर्थिकी में और स्वरोजगार में जो है योगदान कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आप हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं, खासकर यूथ के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें अभी बात कही है कि पर्यावरण मित्र, कृषि मित्र और सारी चीज़ें। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, आज युवा के पास हमने एक चीज़ कह दी है कि हरित आवरण संरक्षण में आपने अपना योगदान देना है। वो कहता है मैं तैयार हूँ, इसमें मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है, इसके लिए मेरे पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सरकार की ओर से कोई ऐसे ऑफिसेज है जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिल सके, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें। जी, जैसा कि आप जानते हैं चौधरी साहब, ये कौशल विकास जो अभी हमारे सरकार का भी मुद्दा है कि ठीक है स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जी, इसके लिए अलग से निगम बनाया गया है, कौशल अलग निगम भी बनाया गया है। और इस स्किल डेवलपमेंट में या फिर आप यूनिवर्सिटी स्तर पे लें, जहाँ तक मैं भारतवर्ष की बात करूं तो जैसे आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग कंपोनेंट पे, वो आप पशुधन है, मत्स्य पे हैं, जो कृषि पे हैं, वो काम कर रही हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज़ के थ्रू, जैसे अभी युवा वर्ग हमारे जितने भी हैं नए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरह की जो लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनको जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज में जो AIEEA जो एग्ज़ाम रहता है उसके थ्रू, फिर हर जो है हमारा विश्वविद्यालय है उसकी अपनी एक प्रवेश प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू वो जो है इन कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। मैं आपकी बात यहाँ पर रोकूंगा जी डॉक्टर जितेंद्र, ये तो उन युवाओं के लिए हो गई जो कि पढ़ा लिखा है, +2 है, उसके बाद आगे उसने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ली है। एक वो युवा भी है जो कि खेत के अंदर है, उसके पास इतनी पढ़ाई नहीं है, वो चाहता है कि मेरी आर्थिकी यहीं से सुदृढ़ हो। इस जो हरित आवरण संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी संरक्षित कर भी रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी आर्थिकी इतनी नहीं बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे फिर?
जैसे चौधरी साहब, हम एक प्लम्बर को बुला लेते हैं कि वो प्लम्बर है, वो हमारी पाइप ठीक कर देगा जी। जब हमारा युवा एक गार्डनर है, एक प्रूनर है, एक आपका ग्राफ्टर है जी, एक आपका नर्सरी मैन है, इस तरह की डेफिनेशंस में जब वो हमारे पास एक कॉल पे अवेलेबल होगा, युवा जो है उस दिन ग्रीन आवरण संरक्षण में पूरा योगदान कर रहा है जी। और ये स्किल कहाँ से मिलेगी? स्थानीय स्तर पे भी हमारा जो विश्वविद्यालय है, वो चाहे कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी सोन जो हमारा पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, या फिर जो हमारा बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में है, ये कोर्सेज कराते रहते हैं जी, जो एक साल के और 6 महीने के जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं, और लोग जो है इसमें जो है कौशल सीखते हैं जी। और जो मैंने अभी आपको बताया कि गार्डनिंग का है, फ्लोरिकल्चर का है, जब हमारा युवा इन छोटी छोटी स्किल्स को, ये जरूरी नहीं है कि वो एक जो है संस्थान में जाके ही सीखे, कौशल विकास के माध्यम से भी कौशल विकास निगम जो हमारा है वो भी जो है इसमें जो है काम कर रहा है जी। और हिमकॉस्ट हमारा ये भी इसमें काम कर रहा है ग्रीन स्किल्स में, तो जो है बच्चों युवाओं को हमारे जो है स्किल दे रहा है जी। लेकिन क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए या इतने जो लोग हैं, ये स्किल्स हम अपने लेवल पे भी जो है ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र, इसमें एक बात और भी है, जितने भी स्किल्स सरकार की ओर से दिए जाते हैं, चाहे वो कौशल विकास निगम की ओर से हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की ओर से भी हो, जब भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, युवाओं को एक तो ट्रेनिंग मिलती है, नई जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उन्हें बतौर कुछ ना कुछ फंड भी वहाँ से मुहैया हो जाते हैं जी। जो भी जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें जितनी नॉलेज होती है उसके साथ में कई जगह पे जो है टूल्स रहते हैं, साथ में योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि कौन फंडिंग एजेंसी है, आपकी नाबार्ड फंडिंग एजेंसी है, आपके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आपके हैं, स्थानीय बैंक्स हैं, जो एनजीओज हैं वो भी जो है फंड देती हैं, और उस पर जो है आप अपने स्वरोजगार के लिए जो है आप धन मुहैया करवाती है, और आप अपना एक जो है कोई भी, या मत्स्य पालन है आपका, या शहद का है आपका, मशरूम कल्टीवेशंस का है आपका, फ्लोरिकल्चर का है आपका, ये सब चीज़ें अगर आप एक नर्सरी पे लगा रहे हैं, आप बागवानी की लगा रहे हैं, फ्लोरिकल्चर की लगा रहे हैं, तो आप जो है अगर आप मोटा मोटा देखें तो एक पौधा अगर हम फूल का भी पौधा लेते हैं तो 200-300 रुपये में जो हमें एक पौधा जो है हम बेच सकते हैं जी। और हम खरीदते भी हैं उसको। वैसे डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि आज के इस दौर में जी, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में इस समय चल रही है कि मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ, आपसे पूछना भी चाहता हूँ। जैव विविधता, यानी कि जो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम इसमें हरित संरक्षण में किस तरह से जोड़ सकते हैं आपस में जी, ग्रीन कवर के अंदर जी? जैसे हरित आवरण संरक्षण में हमारे जो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है इन सिटू और एक एक्स सिटू, मतलब कोई चीज़ है उसको वहीं पे ही जाके संरक्षित करना जी, और एक है कि हम उसको अपने लेवल पे उस प्रजाति या उस किस्म को जो है हमने लाया और उसकी जो है केयरिंग किया एक कंट्रोल कंडीशंस में। तो 2 तरह के कंपोनेंट रहते हैं कि एक हमने किसी वन को जो है जी कि जैसे हमारा रेणुका झील है, एक वेटलैंड है, हमने उसको वहीं पे ही जाके संरक्षित किया जी। और कोई फॉरेस्ट का पैच है, तो संरक्षण के हमारे 2 ही तरीके रहते हैं कि हम उसको या तो इन सिटू करते हैं या फिर जो है एक्स सिटू रहता है। लेकिन जहाँ तक आपने जैव विविधता की बात की, जैव विविधता के बगैर के ग्रीन आवरण है ही नहीं जी। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जब तक जैव विविधता नहीं होगी जी, तब तक जो है ग्रीन आवरण नहीं रही। ये एक चक्र है जी, और उस चक्कर को बनाए रखने के लिए, वो चाहे हमारा जो चक्कर है वो पौधों के साथ में है, वो चाहे पशु पक्षियों के साथ में है, उस चक्कर को हमने अगर बनाए रखना है तो हमें सर्वप्रथम जो है जैव विविधता को बनाए रखना होगा। और इस दिशा में जो है, जो आपने सुना भी होगा कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स और उसकी ट्रेनिंग जो पंचायत स्तर पर इसमें जो है काम हो रहा है, और हमारे युवा उसमें जुड़े भी हैं, तो इसको हम और बढ़ा सकते हैं। हम बात करते हैं कि हम मोनोक्रॉप ना जाएं, खेत में भी हम एक चीज को ना लगाएं जी, हम जो है मल्टी लगाएं जी, इंटरक्रॉपिंग करें जी, इस तरह के। और हम एक तरफ बात करते हैं, हम जीरो बजट की बात भी करते हैं कि खर्च भी ना हो युवाओं का, और जीरो फार्मिंग की बात भी करते हैं, जीरो फार्मिंग की बात भी करते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को लेके चलना है तो हमें जैव विविधता को तो पहले रखना ही होगा और उसको संरक्षित करना ही होगा। रासायनिक खादें भी पहले कितनी होती थी, हमें हर क्षेत्र में, वो चाहे पशुओं के देखें या जो पेड़ पौधों के देखें, हमें जैव विविधता को, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, कई प्रजातियां जो हैं अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं।
युवा इसके बारे में आज अवेयर हैं, वो गूगल पे देख रहे हैं या फिर समाचार पत्रों में कहीं भी देख रहे हैं, उनको पता है ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, ये एक्सटिंक्ट होने वाली है, ये वनरेबल है। एक जो रेड डाटा बुक का जो डाटा रहता है कि अवेलेबल रहता है, नॉलेज है, लेकिन उसको नॉलेज को जो है, इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रैक्टिकल लाना है। वो प्रैक्टिकल अगर जो ला सकते हैं वो हमारा युवा वर्ग ही है, कि जो नॉलेज है आपके क्षेत्र में अगर कोई इस तरह की प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपकी बात यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोरोना काल की, आपको पता है कि पिछले 2 वर्षों से जी हर एक युवा अपने घरों के अंदर बंद है, नौकरियां बहुत सारे युवाओं की गई है। ऐसे में ना तो वो बाहर जा सकता है, ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे, ना कोई नई नॉलेज जो मिलनी चाहिए थी। कहने को तो बहुत अच्छा लगता है हरित आवरण संरक्षण के बारे में। अब घर बैठे आप किस तरह से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? नो डाउट कि आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमें खेत में जाकर मिट्टी से मिट्टी बनना पड़ेगा, वो कैसे संभव है फिर इस कोरोना काल के अंदर? फिर सर, ये सूचना का दौर है, सूचना हर जगह है। और जहाँ तक कोरोना काल की बात है, कोरोना काल में अगर हम विश्व स्तर पर भी देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, और लेकिन आंकड़े ये भी है कि जिस दर से जो है हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भी होगा, हाँ, और जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है तो वो दर वही है, जो 1.5% जो कह रहे हैं वो दर वही है, डिक्लाइन हुआ है कोरोना काल में। क्योंकि कोरोना काल में ही लोगों को जो हमारी ऑक्सीजन है उसके महत्व के बारे में पता चला है, और उस महत्व का किस तरह से इस ग्रीन आवरण से जो है संबंध है, वो भी हर आदमी को जो है इस कोरोना काल के दौरान पता चला है कि जो ऑक्सीजन है वो हमें इसी ग्रीन आवरण से जो है मिलेगी, और हम अगर इसको बना के रखेंगे तभी जो है हम जो हमारा बैलेंस है नेचर के साथ में वो मेंटेन रह सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि युवा वर्ग जैसे कोरोना काल में है, वो कुछ मतलब ऑनलाइन इस तरह का कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन जो है हर विश्वविद्यालय का अपना कोर्सेज तो है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे हम बात करेंगे तो उसको वो प्रयोग कहाँ करेगा फिर उसका? क्योंकि नॉलेज देखो, इन्फॉर्मेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशन है लेकिन जब तक हमारा युवा उसको प्रैक्टिकली जो है, अगर आप घर पे ही हैं, आप कहीं जा नहीं रहे, एक अच्छा अवसर है इस कोरोना काल में, हम उसको एक अवसर में बदल सकते हैं। वो जो हमारे युवा वर्ग हैं वो अपने ही खेतों में, अपनी फील्ड्स में जो है उन प्रैक्टिकल्स को, उन सूचनाओं को, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, हर मशरूम कल्टीवेशन में, मत्स्य पालन में या मधुमक्खी पालन, वो उस स्किल को जो है वहाँ पे वे नरिश कर सकते हैं। उनको ये एक मौका है। अगर आपके पास छोटी फील्ड्स है तो आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, आपके पास गार्डनिंग का शौक है आपको, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, तो जब तक हम उस स्किल को, अभी तक हमारे पास सूचना है, उसकी नॉलेज है, ये अच्छा मौका है कोरोना काल के दौरान कि हम उस स्किल को जो निखारें। अगर आप ग्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उस दौरान ग्राफ्टिंग सीखते हैं, आप जो है प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग सीखते हैं, तो ये प्रैक्टिकल करने का एक अच्छा मौका है। क्योंकि ज़्यादातर युवा लोग क्या है, शहरों की तरफ रहते हैं या स्वरोजगार के लिए घरों से बाहर रहते हैं, तो कोरोना काल ने एक मौका ये भी दिया है कि हम जो है अपनी जो नॉलेज हैं उसको प्रैक्टिकल में डॉक्टर जितेंद्र, बहुत अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं जी। लेकिन जब हम इसके बारे में, हरित आवरण संरक्षण के बारे में बात करते हैं, नो डाउट कि आज की डेट के अंदर हमारे प्रदेश में भी इसके लिए विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर के प्रदेशों में भी हैं। +2 के बाद इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। इसके लिए एक जो न्यूनतम आयु सीमा रहती है वो शायद 18 वर्ष की, 18 से 20 वर्ष ही रहती है। लेकिन जिन्होंने तो वहाँ से कोर्स कर लिए, अच्छी कोर्स कर लिए, उन्हें तो अच्छी नौकरी मिल जाती है। जी सर, उनके नाम भी जो है, आप जो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं, इस तरह के नाम जो है उनको, वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो चाहे सरकारी, उसमें जो है रिसर्चर्स हैं या वैज्ञानिक हैं, वो एक जो यूनिवर्सिटीज लेवल से जो है इस तरह के स्वरोजगार के जो है अवसर निकलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने कौशल की विकास की, कौशल आपका अपना है जी, वो स्किल आपकी अपनी है। आप कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन अगर आपका योगदान हरित आवरण संरक्षण में है तो आपकी जो ये स्किल्स हैं ये हमेशा आपका जो है साथ देगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो स्किल्स है हमेशा साथ देती है। आपने देखा होगा कि इवन कि बहुत सारे जो IIT के जो युवा हैं जी, वो अपनी करोड़ों रुपए की जो नौकरी वहाँ पे छोड़कर वो अपने स्किल को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड में आते हैं, लोगों को बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं वो। जी, वो उस टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रयोग
जो ग्रीन आवरण में वो किसी भी तौर से, वो चाहे आपका बागवानी या कृषि के तौर पे या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तौर पे, वो उन टेक्नोलॉजीज़ का, उन तकनीकों का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं हमारे हरित आवरण संरक्षण में। तो जितना आपके पास ज्ञान होगा, जितनी आपका तकनीक होगी, जितना आपके पास स्किल होगी कोई भी, वो हमेशा जो है आपके लिए सहायक रहेगी। युवा इसमें जो है जरूरी नहीं है कि वो एक, जैसा आपने पहले कहा भी कि वाइट कॉलर जॉब का, तो हम इसको ग्रीन मान के चले और वाइट के जो धब्बे हैं वो ग्रीन जो है। देखिए, अगर मिट्टी से अगर आपने उपज लेनी है, मिट्टी से अपने पैसा कमाना है, तो आपको मिट्टी बनना ही पड़ेगा, उसके लिए बनना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए फिर आपको अलग अलग तरह से एक साल में कई फसलें लेनी पड़ेगी। जैसे आपने खुद कहा है कि एक ही वर्ष में हम कई फसलें ले सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब टेक्निक्स हैं और पॉली हाउसेज हैं, आपके पॉली टनल्स हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। उस टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करके हमारा युवा जो है अच्छी जो है ग्रीन इकोनॉमी जो है कमा सकता है। तो हम मुंबई या दिल्ली की बात ना करके अपने एनवायरनमेंट को भी हम इसमें संरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन है, इतना डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो है हम जो है इसका संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है स्किल की। एक स्किल आप कोई पकड़िए, ये नहीं है कि आप हर चीज़ पे ही जो है, अगर आपकी एक भी स्किल जो है आपके पास है, एक पौधे लगाने की भी स्किल है, अगर हमने पौधा लगाया, हम उसको पानी नहीं दे रहे हैं, एक साल बाद वो नहीं है, फिर आप इन पर्यावरण दिवस आया और हम एक पौधा और लगा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि अगर एक साल बाद हम उसी पौधे के साथ में एक सेल्फी लेते हैं और वो पौधा हमारे साथ में खड़ा है, तो हमारा जो खुशी होती है, वो खुशी होती है और वो हमारा जो लक्ष्य है वो जो है पूरा हो जाता है। डॉक्टर जितेंद्र, देखिए आप बहुत अच्छी बातें कर रही है, मन में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन क्या करें कि अब हमारे पास समय जो है हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और इतनी सारी जानकारी, लेकिन जितनी भी आज आपने जानकारी दी है, हमें लगता है कि जो हमारे जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्हें आज बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली होगी। आप हमारे इस मंजिल कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।